नमस्कार दोस्तों, एजुकेयर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट से संबंधित करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो आपके यूजीसी नेट के प्रथम पेपर एवं कॉमर्स के सेकंड पेपर में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना देर किए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व की एक शीर्ष संस्थान है, जो विश्व की शीर्ष संस्थानों के रूप में 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 41 संस्थानों का चयन हुआ है। और ये जो चयन क्या है, एक क्यूएस रैंकिंग निकलती है जो 2023 की रैंकिंग हुई है। उस रैंकिंग के तहत जो है एक 1500 संस्थाओं की सूची बनी, जिसके अंदर जो है अपने जो है 41 संस्थान जो हैं इंडिया के 41 संस्थानों को सम्मिलित किया गया है। विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के आधार पर उसकी रैंकिंग का निर्धारण लंदन स्थित, ये संस्था कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लंदन में एक संस्था है जिसका नाम क्यूएस क्वाक्वारेली साइमंड्स एजेंसी है, जो प्रतिवर्ष क्या कर रहा है, ये एक रिपोर्ट बनाता है, एक रैंकिंग निकालता है जिसे अपन क्यूएस रैंकिंग बोलते हैं। जो क्यूएस रैंकिंग जो है जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित होती है, हाँ ठीक है, वो प्रतिवर्ष जारी करता है। और इस एजेंसी ने 2023 के लिए अपनी 19वीं रैंकिंग को जारी किया है, जो जून 2022 में जारी किया है। और उसमें जो है 1500 शीर्ष संस्थानों में से भारत के 41 संस्थानों को भी शामिल किया गया है। और पिछले वर्ष जो 2022 की रैंकिंग थी, उसमें अपने 35 संस्थान सम्मिलित थे। याद रखने योग्य बात, एक तो क्यूएस रैंकिंग जो है कौन सी संस्था जारी करती है? क्वारेली साइमंड्स, जो लंदन में स्थित है। 1500 की उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 41 हैं 2023 में। 2022 में जो थे इसके 35 संस्थान थे, ठीक है। और विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत के 3 ही संस्थान, अगर शीर्ष 200 के बाद, शीर्ष 1500 के अंदर तो भारत के 41 है, लेकिन शीर्ष अगर 200 की बात करें तो इसमें केवल भारत के कितने 3 संस्थान सम्मिलित हैं। और उन संस्थानों में जैसे एक आईआईएससी है, ठीक है ना, एक आईआईएससी है, पहला संस्थान जो है आईआईएससी है। और अन्य संस्थानों को अपन आगे पढ़ेंगे। क्यूएस रैंकिंग 2023 में संपूर्ण विश्व में पहला स्थान जो है प्राप्त किया कैम्ब्रिज, जो है कैम्ब्रिज अमेरिका स्थित कैम्ब्रिज है, जो अमेरिका में स्थित है। और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी नाम का इंस्टीट्यूट है, जो कहाँ पर स्थित है? कैम्ब्रिज में। कहाँ का है? अमेरिका का है। इसने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है क्यूएस रैंकिंग के अंतर्गत। और यह लगातार 11वां वर्ष है। ये लगातार कौन सा वर्ष है? 11वां वर्ष है जब एमआईटी विश्व का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान क्यूएस रैंकिंग में बताया गया है। इसके पश्चात दूसरा संस्थान कौन हुआ इस वर्ष? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके का दूसरा स्थान इस वर्ष कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके का, तथा तीसरा स्थान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का है। पहला स्थान एक अमेरिका की संस्थान है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। दूसरा संस्थान एक यूके का है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। और तीसरा संस्थान जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जो अमेरिका की है। अब जैसे क्यूएस रैंकिंग 2023 में भारत के शीर्ष संस्थान है कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें से अपन ये सारे संस्थान हैं जिनके नाम बताए हैं। अपन को शुरू के 3 संस्थान याद रखने हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जिसका 155वां स्थान आया है, ठीक है। और आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो है संस्थान है अपने, जो अभी एक बार इसको पढ़ लीजिए, ताकि अपन क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा संस्थान है कौन सा नहीं है। तो अपन एक बार इसको पढ़ लेंगे तो अपने ध्यान में रहेगा कि अपने ये संस्थान अपने पढ़े हुए हैं, और ये संस्थान जो है क्यूएस रैंकिंग के अंदर स्थान प्राप्त किया है। 41 संस्थान है, उनमें से कुछ संस्थानों को अपन पढ़ लेते हैं। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, गुवाहाटी, रुड़की,
हैदराबाद, भुवनेश्वर, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, जावदपुर यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, OP जिंदाल, मणिपाल एकेडमी, बिट्स पिलानी, एमिटी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और BHU, ये सारी संस्थानें जो है किस में सम्मिलित हुई है, QS रैंकिंग के अंदर इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। और विश्व की 10 संस्थान है, उसमें से एक पहली मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैम्ब्रिज अमेरिका की है, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK की है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड USA की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड UK की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज अमेरिका की है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका की है, इंपीरियल कॉलेज लंदन UK की है। ठीक है ना, इन सब संस्थानों का आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल एक बार पढ़ लीजिए और पहले जो है पहला स्थान जिसने प्राप्त किया उसका नाम याद कर लीजिए, ताकि क्या है जब आप ये क्वेश्चन पूछ ले भाई शीर्ष 10 संस्थानों में सम्मिलित है या नहीं है सम्मिलित, तो आपको अगर नाम पढ़े हुए होंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और सीधा सीधा अगर क्वेश्चन पूछ ले पहला संस्थान के स्थान किसने प्राप्त किया, तो अपन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज ने प्राप्त किया, ये याद रखना है। देखो अब एक आपका बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स आया जो अपने कॉमर्स से संबंधित हैं। यूक्रेन व मोल्दोवा की यूरोपीय संघ की सदस्य देशों की सहमति बनी है। जो अपन ना EU है अपने सिलेबस में, यूरोपियन यूनियन EU के अंतर्गत जो अभी 27 देश हैं उसके अंदर 2 देश और सम्मिलित करने की सहमति बन चुकी है। अभी तक बहुत ही प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सहमति बनी, अभी बने नहीं है दोस्तों, सहमति बनी। यूक्रेन और मोल्दोवा, ये 2 देश याद करने हैं आपको। ठीक है ना, याद रखना है भाई कि किन की बातचीत चल रही है, कौन सी सहमति बनी है, तो अगर पूछ ले तो यूक्रेन और मोल्दोवा। ठीक है, फिर है एक ग्लोबल पीस इंडेक्स। अभी जो है एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। उसमें 163 देशों ने हिस्सा लिया। 163 देशों में भारत का जो है 135वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 135। याद रखने योग्य यही बात है, भारत ने जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो 135वां देश स्थान प्राप्त किया। कितने देशों में से? 163 देशों में से। फिर आगे बढ़ते हैं, सिडनी स्थित, अब ये ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी कौन करता है? सिडनी में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो है 2022 की ताज़ा ग्लोबल पीस रैंकिंग में 163 देशों में 135 देशों में भारत को दिया है। जो पिछले 2021 की रिपोर्ट का 3 पायदान का सुधार हुआ है, 3 पायदान इन्होंने सुधार किया है। इस सुधार को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। देखिए सोचिए, 163 देश और अपना स्थान कौन सा? 135वां स्थान। तो क्या ये संतोषजनक स्थिति है? कतई नहीं। क्या अपन ने टॉप 10 में थोड़ी ना नाम दर्ज करवा दिया, टॉप 10 टॉप 50 में भी नहीं करवाया। ठीक है ना, अपन ने 135वां स्थान है, पीछे से अपना स्थान लगता है, आगे से नहीं लगता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसने अपन ने जो शांति जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स में अपन बहुत पिछड़े हुए हैं। और विश्व शांति के लिए और विश्व शांति सूचकांक के अनुसार सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? आइसलैंड ने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? आइसलैंड में। और 12 जो है देशों की यहाँ लिस्ट हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है अपने भारत का स्थान है 135वां और पहला स्थान है आइसलैंड का। फिर पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, एक पर्यावरण निष्पादन बहुत ही खराब स्थिति अपनी यहाँ पर। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक बना 180 देशों का सूचकांक है और इसमें 110वां स्थान है, पीछे से पहला स्थान है, आगे से पहला नहीं है, भारत का पीछे से पहला स्थान है इसमें पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। कितने देशों का? 110 देशों का। कितनवां स्थान है अपना? 180वां स्थान है। अब ये जारी कौन करता है? पर्यावरण के मामले में विभिन्न देशों के निष्पादन का आकलन विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा, कौन से विश्वविद्यालय द्वारा? येल यूनिवर्सिटी एक और एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, इन दोनों द्वारा ठीक है ना। असहयोग कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनका सहयोग करता है। और यूनिवर्सिटियाँ है येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है विभिन्न मानकों के आधार पर जो है ये पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी करती है। और वो आधार कौन से हैं दोस्तों? आइए पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, वृक्षादित क्षेत्र, नाइट्रोजन संतुलन, जीव संरक्षण आदि मानकों के आधार पर यह पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। वर्ष 2022 की यह एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जून 2022 में जारी हुई, जिसमें भारत सहित 180 देशों ने
के लिए सूचकांक जारी किया गया। और अत्यधिक चिंता की बात क्या है? अत्यधिक चिंता की बात यह है दोस्तों कि इसमें भारत को सबसे निचला 180वां स्थान दिया गया। पिछले वर्ष 2021 की ऐसी रिपोर्ट में भारत का 180 देशों में 168वां स्थान था दोस्तों। 2021 में कौन सा स्थान था? 168वां। लेकिन 2022 में अपनी स्थिति बहुत ही खराब हुई और 180 देशों में 180वां स्थान, सबसे निचला स्थान, ठीक है, प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया, 2022 की रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि एयर क्वालिटी के बेहद खतरनाक स्तर तथा ग्रीन हाउस गैसों के तेजी से बढ़ रहे उत्सर्जन के कारण भारत को 180 देशों की इस सूची में सबसे नीचे स्थान दिया गया। हमारे यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ही खतरनाक है और हमारे के ग्रीन हाउस गैसों की तेजी से बढ़ रहे उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है। इस कारण से हमें क्या मिला है? 180वां स्थान मिला है। अगर पूछ ले दोस्तों, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक के अंदर शीर्ष संस्थान कौन है? तो डेनमार्क है। डेनमार्क के अंदर सबसे अच्छी स्थिति है, ठीक है। डेनमार्क जो है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। अपना जो है भारत का 180वां स्थान आता है। अपना स्थान कौन सा आता है दोस्तों? 180वां स्थान आता है। फिर आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक को जारी किया गया। आईएमडी ने एक सूचकांक जारी किया, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 37वां स्थान है। इसमें फिर भी ठीक है, अपना स्थान 37वां स्थान है, लेकिन ये भी ठीक है, 63 देशों के लिए है तो क्या, फिर भी ठीक है। स्विट्जरलैंड में एक संस्था है, स्विट्जरलैंड में एक संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसने जो है अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता एवं कारोबारी दक्षता आदि के आधार पर विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग का आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है। भारत सहित 63 देशों के लिए प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जून 2022 में जारी की इसने। 2022 की रिपोर्ट में भारत का कितना स्थान प्राप्त हुआ? 37वां स्थान प्राप्त हुआ। याद रखना है, 2022 में आईएमडी ने विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जिसमें भारत का स्थान 37वां है। ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित हैं, ठीक है। 2021 में जो है था अपना 43वां स्थान था और 6 पायदान पर सुधार हुआ है, ठीक है। 43वां स्थान था, 43वां 37वां आ गया, 6 पायदान आगे बढ़ा। और आईएमडी की जो वर्ष 2022 की रिपोर्ट में शीर्ष संस्थान जो है डेनमार्क का रहा। आईएमडी की जो रिपोर्ट है, आईएमडी कौन सी रिपोर्ट जारी करता है भाई? कौन सा सूचकांक जारी करता है? प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। और इस सूचकांक के अंदर जो है डेनमार्क प्रथम रहा, और पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भी डेनमार्क क्या था? प्रथम था। फिर आता है भाई स्वतंत्र व्यापार समझौते हेतु भारत यूरोपीय संघ में वार्ता प्रारंभ हुई है। देख अपने ये ईयू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ईयू जो है यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन अपन ने पहला 2 देश इसमें जुड़ने पर सहमति बन रही है। और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है एक स्वतंत्र फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने हेतु यूरोपियन संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हेतु जो है अपन ने वार्ता प्रारंभ की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है अभी तक, वार्ता प्रारंभ की है। भारत व यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते के लिए दोनों पक्षों में वार्ता 27 जून 2022 से पुनः शुरू हो गई है। आपसी आर्थिक संबंधों की सुदृढ़ता के लिए यह वार्ता 8 वर्ष के अंतराल के पश्चात पुनः प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई है? 2022 से प्रारंभ की गई है, 27 जून 2022 को। ये 8 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः प्रारंभ की। ये याद रखने योग्य बात है भाई कि स्वतंत्र व्यापार समझौते है तो भारत और यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में पुनः वार्ता प्रारंभ की गई है। और ये वार्ता कितने वर्ष के अंतराल के बाद प्रारंभ की गई? तो ये 8 वर्ष के अंतराल के बाद प्रारंभ की गई। और इस वार्ता के पहले चरण में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों ने 1 जुलाई 2022 तक इस मामले में बातचीत नई दिल्ली में की है। यूरोपीय संघ के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते के लिए भारत की बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। प्रथम बार कब स्टार्ट हुई थी? 2007 में। फिर 8 सालों से इसको बंद कर दिया, अब वापस 2022 में इसका मुहूर्त निकला है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी सहमति ने न बन पाने के कारण 2007 में क्या हुआ? महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी सहमति नहीं बनने के कारण 2013 में यह वार्ता बंद कर दी गई थी और दोनों पक्षों के बीच
नए सिरे से यह वार्ता शुरू करने के लिए दोनों पक्षों में सहमति हाल ही में बनी है और यूरोपीय आयोग की चेयरपर्सन उर्सुला वॉन डेर लेयन की अप्रैल 2022 की भारत यात्रा के दौरान बनी थी। यूरोपीय आयोग की चेयरपर्सन कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन याद रखना है। और यह याद रखना है, ये 8 वर्ष बाद में अपन ने वार्ता स्टार्ट की है। 2013 में ये वार्ता बंद हो चुकी थी। प्रथम बार 2007 में हुई थी वार्ता, ईयू के साथ अपने संबंध अच्छे करने के लिए। फिर आया भाई विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? जेनेवा में हुआ। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? जेनेवा में हुआ। पढ़ते हैं खबर को। वैश्विक व्यापार एवं निवेश की निगरानी करने वाली विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है? वैश्विक व्यापार एवं निवेश की निगरानी करती है और इसके लिए एक संस्था है WTO। इसका जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो हुआ जेनेवा में हुआ, 11 से लेकर 17 जून तक हुआ। 11 से लेकर 17 जून तक हुआ। यह सम्मेलन मूलतः 15 जून तक ही था, लेकिन किंतु विभिन्न मुद्दों पर वह लंबी खिंचने के कारण 2 दिन बढ़ाना पड़ा। संगठन के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन सामान्यतः 2-2 वर्षों के अंतराल पर होता है। अब WTO का जो विश्व व्यापार संगठन का जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होता है तो कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 2 वर्ष के अंतराल। अभी जो हुआ है वो कौन सा था? 2022 में 12वां था। कहाँ पर हुआ? जेनेवा में हुआ। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अब कोविड-19 के कारण ये थोड़ा सा विलम्ब से आयोजित हुआ था, ठीक है। और जेनेवा में WTO की महानिदेशक कौन थी? जेनेवा की जो WTO की महानिदेशक कौन है? नागोजी ओकांजा। ओकांजा जो है ये लेडी जो हैं क्या है? ये है जेनेवा की WTO की महानिदेशक, सॉरी जेनेवा की नहीं, WTO की महानिदेशक है, ठीक है। और WTO की जो महानिदेशक है नगोजी ओकांजा है। उसके साथ अपना ये भारतीय वाणिज्य मंत्री जी पीयूष जी गोयल हैं, इनके साथ हाथ मिलाते हुए हैं। और जो है पीयूष मंत्री गोयल ने जो है इसमें हिस्सेदारी ली थी। एक इम्पोर्टेंट बात, इस सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। जो अपना जो शिष्टमंडल जाता है उसमें पीयूष गोयल ने इसमें अपना नेतृत्व किया। और कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्याओं और प्रस्तावित मछुआरा सब्सिडी समझौता, ई-कॉमर्स को सीमा शुल्क में छूट देने और कृषि सब्सिडी आदि के अतिरिक्त छूटों में सुधार आदि इस सम्मेलन में चर्चा की। और मछली पालन के मामले में विकसित देश जहां सब्सिडी को समाप्त करने में पक्ष में थे, भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ 25% सब्सिडी को बनाए रखने का पक्ष लिया। ये इम्पोर्टेंट बात। एक अभी जो बात चल रही है दोस्तों, मछली पालन के अंदर विभिन्न देशों द्वारा बहुत सारी क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है, लेकिन विकसित देश कह रहे हैं इसको क्या कर दो? ख़त्म कर दो। और अपना जो भारत देश कह रहा है 25% सब्सिडी बरकरार रखनी चाहिए। अब आया कुछ नियुक्तियों के बारे में बातें करते हैं दोस्तों। नियुक्ति है एक बहुत ही अच्छी नियुक्ति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियुक्ति है और आपके जो है कॉमर्स के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली दोस्तों। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने। परमेश्वर अय्यर जो हैं नीति आयोग के नए CEO बने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी परमेश्वरन अय्यर जो हैं नीति आयोग के नए CEO बने। आपको केवल और केवल इतना रखना है याद, नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? परमेश्वरन अय्यर हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया? अमिताभ कांत का स्थान लिया। और ये कब से बने? 1 जुलाई 2022 से बने, ठीक है। और परमेश्वर अय्यर की जो है इस पद पर नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की गई है? तो 2 वर्ष के लिए की गई है, ये याद रखना है। 2 वर्ष के लिए परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के CEO बने। भारत के श्री कृष्णा श्रीनिवासन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत विभाग के, एशिया एक विभाग है, एशिया प्रशांत विभाग, उसके नए निदेशक बने। देखो
अगर आईएमएफ की जो निदेशक की बात करें तो वो क्रिस्टलिना जार्जीवा है, और जो एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक हैं वो क्या है, कृष्णा श्रीनिवासन है। भारत के जो कृष्णा श्रीनिवासन है, इसकी फ़ोटो लगी हुई है, देख लेवें, इसको पहचान लेवें। ये जो महोदय हैं कृष्णा श्रीनिवासन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक बने हैं, और ये जून 2022 में बने हैं। इन्होंने जो है 22 जून 2022 को अपना कार्य ग्रहण किया है। कृष्णा श्रीनिवासन कौन है? कृष्णा श्रीनिवासन हाल ही में एशिया प्रशांत विभाग के जो हैं नए निदेशक बने हैं, जो आईएमएफ के। अब आरबीआई से संबंधित बहुत ही अच्छी खबर है। आरबीआई भी आपके सिलेबस में है। 4 उद्योगपति को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में अंशकालीन निदेशक का दर्जा प्राप्त हुआ है। सरकार ने देश के 4 उद्योगपतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में अंशकालीन निदेशक जून 2022 में नियुक्त किया गया है। इनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, कैडिला हेल्थकेयर के पंकज पटेल, आईएम के रविंद्र ढोलकिया, टीवीएस मोटर के वेणु श्रीनिवासन शामिल हैं। रिजर्व बैंक में अंशकालीन निदेशक के रूप में इनकी नियुक्तियां जो 4 वर्ष के लिए की गई है। याद रखना है, प्रश्न आ जाए कि भाई हाल ही में जो है आरबीआई ने सेंट्रल बोर्ड में अंशकालीन निदेशकों की नियुक्ति की गई है, तो इनमें से कौन कौन है वो, तो इसमें 4 6 7 एक नाम दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कौन कौन है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद महिंद्रा है, कैडिला हेल्थ के पंकज पटेल हैं, आईआईएम के रविंद्र ढोलकिया है, टीवीएस के वेणु श्रीनिवासन है। ये 4 नाम आपको याद रखना है। फिर आए भाई नितिन गुप्ता जो है सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने हैं। नितिन गुप्ता क्या बने हैं? सीबीडीटी के नए चेयरमैन। चूँकि आपके इनकम टैक्स है इसलिए कभी अगर पूछ ले सीबीडीटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं तो नितिन गुप्ता है, इसको आपको याद रखना है। नीति आयोग का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। नीति आयोग जो है एक सूचकांक जारी कर रहा है जिसे अपन बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, उसको जारी किया गया है, और उसको जो है 12 सूचकांकों के आधार पर जारी किया गया, और ये नवंबर 2021 के अंतर्गत जारी किया गया। एमपीआई, इसमें आपने को इतना सा याद रखना, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है नवंबर 2021 में। और कितने सूचकांकों के आधार पर जारी किया जाता है? 12 सूचकांकों के आधार पर। बस फिर है एक स्कीम लाई, एक सरकार स्कीम लेकर आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉमर्स के वाले ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना 12 नवंबर 2021 को जारी की गई। 12 नवंबर 2021 को छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को आसान अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। इस योजना के माध्यम से खुदरा निवेशक रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे ही निवेश कर सकेंगे। क्या है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना या आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम? रिटेल डायरेक्ट आरडीएस रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है? इसमें क्या होगा दोस्तों, जो एक आम निवेशक हैं, जो आम एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, अब क्या कर सकेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सीधे आरबीआई से खरीद सकेगा, आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति खाता वो खोल सकेगा, और उस खाते के द्वारा सीधा वो आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकता है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूति सीधे निवेश कर सकेंगे, और इसके लिए आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति खाता जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट उन्हें ऑनलाइन खोलना होगा। इस खाते को निवेशकों के बैंक बचत खाते से संबंध किया जाएगा। इससे पूर्व खुदरा निवेशक सरकारी बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर पाते थे। रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत अब सीधे ही ऐसी योजनाओं में निवेश वह कर सकेंगे तथा इन योजनाओं के परिपक्वता लाभ भी सीधे अपने बचत खाते में प्राप्त कर सके। रिटेल डायरेक्ट योजना
रिटेल डायरेक्ट योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जो एक रिटेल इन्वेस्टर जो है एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अकाउंट अपने आरबीआई के पास खोलेगा और उसके द्वारा वह क्या कर पाएगा, सीधे ही सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर पाएगा। फिर है भाई बिटकॉइन। बिटकॉइन एक बहुत ही चर्चित है। बिटकॉइन राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। एक बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में एक देश है जो देश का नाम है सल्वाडोर। सल्वाडोर एक देश का नाम है, उसने जो है राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया। बिटकॉइन को क्या बना दिया इसने, राष्ट्रीय मुद्रा बना। सल्वाडोर है, सितंबर 2021 में बनाया। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और विश्व का पहला देश बन गया। अल सल्वाडोर की सरकार ने दावा किया है कि इस कदम से देश के कई नागरिकों को पहली बार बैंक सेवा तक पहुंच प्राप्त होगी। पूछ ले बिटकॉइन कहाँ की करेंसी बनी है, कहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा बनी है, तो बिटकॉइन जो है अल सल्वाडोर की बनी है। आरबीआई द्वारा 2021-22 के लिए 30,307 करोड़ रुपए का लाभांश का हस्तांतरण किया गया है। 21-22 के लिए कितने का हस्तांतरण किया गया भाई, इतना सा याद रखना है, 30,307 करोड़ का हस्तांतरण जो है आरबीआई द्वारा अभी सरकार को किया गया, वो 2021-22 के लिए किया गया है। और कुछ विशेष तथ्य को अपन पढ़ेंगे और अपन कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तथ्य भाई 2018-19 के अंतर्गत 2018-19 में अंदर सबसे अधिक लाभ हुआ 1,23,414 करोड़ का लाभांश हुआ और इस लाभांश को सरकार को दिया गया है आरबीआई द्वारा। और 2021-22 के अंदर 30,307 करोड़ रुपए दिए गए। ये जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है और पिछले 10 वर्षों में 2018-19 का सबसे अधिक था। अगर अपन देखें दोस्तों 2021-22 में इतना कम क्यों रहा और उसके कारणों को अगर अपन गिनाएं तो इसके कारण ये बताए हैं आरबीआई ने। आरबीआई की आय का प्रमुख जरिया सरकारी बॉन्ड्स, स्वर्ण तथा विदेशी मार्केट में फॉरवर्ड एवं बॉन्ड ट्रेडिंग होता है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 22-23 के अंदर बजट में रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लाभांश के रूप में 73,948 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान लगाया था। इस प्रकार सरकार को हस्तांतरित की जाने वाली राशि बजट में अनुमानित राशि से बहुत कम है और 2021-22 में लाभांश निर्धारण से पूर्व 5.50% कंटीजेंसी रिजर्व बनाए रखने का निर्णय आरबीआई के संचालक मंडल ने लिया था। कंटीजेंसी रिजर्व 5.5% रखा, ठीक है ना। और 10 वर्षों में सबसे कम 2021-22 में 3,307 करोड़, सबसे ज़्यादा 2018-19 1,23,414 करोड़। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 2021-22 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 83.57 अरब डॉलर। वाणिज्य मंत्रालय के ये आंकड़े हैं। 83.57 अरब डॉलर जो है एफडीआई आया है 2021-22 में आया है और यह जो है अब तक का सबसे ज़्यादा एफडीआई है। 2021-22 के अंदर जो है एफडीआई आया है और एफडीआई 83.57 अरब डॉलर रहा और इसका अब तक का सर्वोच्च स्तर है। ये पिछले साल की तुलना में 1.6 अरब अधिक है, ठीक है। और कुछ विशेष तथ्य हैं उनको अपन याद रखेंगे। 2021-22 में देश में कुल विदेशी निवेश जो आया है, उसमें सबसे अधिक 27% का निवेश जो है सिंगापुर का है। याद रखना, क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कॉमर्स वाले याद रखना कि 27% जो है निवेश किया है एफडीआई के अंतर्गत और वो एफडीआई आई सिंगापुर से। कहाँ से आई? सिंगापुर से। फिर दूसरा स्थान आता है 18% के साथ अमेरिका से एफडीआई और तीसरा स्थान आता है 16% मॉरिशस के अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट आया है। तो 2021-22 के अनुसार हाल ही के आंकड़ों के अनुसार जो 20 तारीख को 20 मई को जारी हुआ, उस आंकड़ों के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आया है अपने यहाँ, वो सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया है और उसके बाद 18% अमेरिका से आया है और उसके बाद मॉरिशस तीसरा स्थान पर है। और
कुल विदेशी निवेश में सर्वाधिक जो निवेश है 25% का निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है और 12% जो है सेवा क्षेत्र के में अंदर 12% और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 12% का योगदान एफडीआई द्वारा आया है। ठीक है। भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक व्यापार आर्थिक समझौता हुआ है। दोस्तों ये समझौता नया समझौता है, इसलिए कई कभार कॉमर्स के विद्यार्थियों में कॉमर्स के अंतर्गत जो है अपने पहली यूनिट के अंतर्गत इसके अंतर्गत पूछ लिया जाता है नया समझौता है, इसलिए समझौते के बाद ये समझौता अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी नया समझौता हो रहा है चूँकि, इसलिए पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में जो ये समझौता हुआ CEPA वो किस किस के बीच में हुआ है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है, या CEPA जो समझौता हुआ है उसका पूरा नाम क्या है, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किन किन के बीच में हुआ, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ, 18 फरवरी 2022 को हुआ है। दिनांक आपको कोई नहीं पूछता है, पूछ से तो ये पूछ सकता है कि कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ है या व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ है, भारत और संयुक्त अरब, और 1 मई 2022 से ये प्रभावी हो गया है। और वाणिज्य विभाग के सचिव ने रत्न एवं आभूषणों के 3 निर्यातकों को उनकी निर्यात खेपों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र सौंपे और इससे संयुक्त अरब अमीरात में शून्य सीमा शुल्क उन पर लगेगा। शून्य सीमा शुल्क, कितना सीमा शुल्क लगेगा? अब शून्य सीमा शुल्क। ठीक है, इसमें अपने को इतना ही याद रखना दोस्तों, भाई किन किन के बीच में हुआ, भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ, और CEPA कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ये। कुछ संयुक्त अरब अमीरात के साथ उपयुक्त द्विपक्षीय जो व्यापार समझौता है, ये द्विपक्षीय समझौता के 2 देश ही थे, संपन्न करने के 6 सप्ताह के भीतर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे ही एक अन्य आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट ECTA, ये किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ है, 2 अप्रैल 2022 को किया। और जबकि ब्रिटेन तथा यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसे समझौते के लिए भारत की बातचीत चल रही है। अभी ब्रिटेन के साथ, अभी EU के साथ तो चल ही रही है अपना ये समझौता करना, भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। EU के साथ अभी 8 वर्ष बाद में वापस वार्ता स्टार्ट की है, इसी तरह एक ब्रिटेन के साथ भी चल रहा है, और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ ही है हाल ही में, और एक ये समझौता हो गया, 2 समझौते हो गए, 2 समझौते, एक समझौता अभी पेंडिंग है। ठीक है। भारत सरकार के उद्योग प्रोन्नयन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, बहुत ही अच्छी स्कीम है, ONDC का पूरा नाम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या है ये ONDC? क्या है ये ONDC? ONDC दोस्तों एक ऐसा जो है सेट ऑफ अपन कह सकते हैं रूल्स और इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म, इस तरीके का एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है जिसके द्वारा जितने भी अपने यहाँ के ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनियाँ वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, या फिर यूँ कहे कि सभी जो हैं कंपनियां प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। जैसे आजकल UPI हो गया, जैसे UPI किसी की ऐप से अपन UPI कर पाते हैं, उसी तरह किसी भी ऐप पर अपन किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ई-कॉमर्स कंपनी के प्रोडक्ट को अपन परचेज कर पाएंगे। जैसे फ़ोनपे है, फ़ोनपे के अंतर्गत ही ये ONDC के मार्फत से सारी ई-कॉमर्स कंपनियां जो हैं जो इसके साथ एग्रीमेंट करेगी वो जुड़ जाएगी, और उन कंपनियों से अपन क्या कर पाएंगे, सामान खरीद पाएंगे। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक छोटे निवेशकों को, छोटे रिटेलर्स को भी मिलेगा, और अपने एक जो आम उपभोक्ता को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती हैं, लेकिन अगर ये लागू होता है तो एक बहुत ही अच्छी क्रांति होगी। ONDC जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के अंतर्गत जो है एक बहुत ही अच्छी क्रांति के रूप में ये काम करेगा, और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बतूर, भोपाल और शिलोंग पायलट परियोजना के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट में कहा दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बतूर और भोपाल, शिलोंग में, ठीक है, लॉन्च कर दिया गया। और यह जो है किस तरीके से काम करता है, ये क्या करेगा, ये सभी जो ई-कॉमर्स
कोई कंपनियों को एक साथ लाएगा और एक पोर्टल के माध्यम से सभी के द्वारा एक पोर्टल एक होगा। उसके अलावा सारे इसमें जो डोमेस्टिक जो सप्लायर जो होंगे, सप्लायर भी इसके अंदर जुड़ेंगे और पेमेंट गेटवे भी जुड़ेगा और बहुत सारी बातें इसमें जुड़ेगी। और इसको जो लॉन्च कर दिया गया है, अभी जो कुछ क्षेत्र हैं दिल्ली, मुंबई, कोयम्बतूर, भोपाल, शिलोंग में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे स्टार्ट किया गया है। भारत में विशिष्ट पहचान आधार, जो आधार के जनक कौन है? इन्फोसिस के गैर अधिशासी अध्यक्ष नंदन एम नीलेकणी के माध्यम से ये विकसित किया गया है ONDC। और ये लाभ न कमाने की भावना से कार्य किए गए नो प्रॉफिट नो, और ये अनुच्छेद 8 के तहत ये कंपनी जो ONDC ये कंपनी बनी और ये अनुच्छेद 8 के तहत ये कंपनी बनी है, जो इसका काम उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत भारत का विदेशी व्यापार, याद रखना भाई कि भाई जो निर्यात हुआ है 419.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। आयात जो हुआ 611.89 डॉलर का हुआ है। और अगर समग्र व्यापार की बात करें, टोटल निर्यात अपने 669.65 अमेरिकी डॉलर और टोटल जो है आयात हुआ है 756.68 और व्यापार शेष जो है 87.03। फिर है विदेशी मुद्रा भंडार। क्या होता है ये विदेशी मुद्रा भंडार? आइए पढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक जैसे अपनी RBI, केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्ति है और जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। किसको? बॉन्ड को, ट्रेजरी बिल को और अन्य सरकारी प्रतिभूतियों को। अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण भंडार, SDR और IMF के पास रिजर्व ट्रेंच। विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही बढ़ोतरी भारत के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्रा के प्रबंधन में सरकार तथा रिजर्व बैंक को बेहतर स्थिति प्रदान करती है। विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही बढ़ोतरी आर्थिक मोर्चे पर भुगतान संतुलन BOP संकट की स्थिति से निपटने में मदद करता है और बढ़ते भंडार ने डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने में मदद की है। यह भंडार बाजारों और निवेशकों को विश्वास का स्तर प्रदान करेगा कि एक देश अपने बाहरी दायित्वों को पूरा कर सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार जब अच्छे मात्रा में अपने पास होता है तो बाहरी दायित्वों को अपन निवाह कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से जो अपन सामान को आयात करते हैं उनको वापस जब पेमेंट करना होता है वो उनकी मुद्रा में करना होता है। अगर अपने पास विदेशी मुद्रा होगी तब उनको अपन आयात करेंगे पाएंगे और उनको पेमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों अपन ने ये पढ़ा है और यह क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। और क्लास को आप 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर करना दोस्तों, और निश्चित तौर पर आपके जो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। और दोस्तों नेट के अंतर्गत 1 से 2 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत वक्त रखता है, लोग 0.5 से भी चूक जाते हैं। और ये करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए और हर बार देखा गया है 4 से 5 जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो हैं कॉमर्स के पेपर में आते ही आते हैं। मैं 4-5 वैसे कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही आते हैं, लेकिन आते हैं क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, इसलिए करंट अफेयर्स के साथ आपको जुड़े रहना चाहिए। और इस एक कक्षा में अपन ने बहुत सारा करंट अफेयर्स निपटा दिया है। अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, और आप चाहते हैं कि मैं कॉमर्स का करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आऊँ तो आप ज़रूर बताना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।